हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। उस बिजनेस लॉ में सबसे पहला जो एक्ट है वो आपके लिए है बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहला हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बना था, बट ये अभी तक इन्फोर्स है। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक दो बेसिक थिंग्स है। पहली चीज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिसीव्ड इट्स एक्सेंट ऑन 25 अप्रैल 1872। देखो, कोई भी एक्ट जो बनता है तो अभी क्या प्रोसीजर है कि भैया पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको एक्सेंट यानी स्वीकृति कब मिली थी, 25 अप्रैल 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सहमति मिली थी 25 अप्रैल 1872 को, मगर ये इनफोर्स में आया, एप्लीकेबल हुआ कब से, इट इज इन फोर्स फ्रॉम द 1 सितंबर 1872। एक्सेंट मिला 25 अप्रैल को, जबकि इनफोर्स हुआ कब से, 1 सितंबर 1872। अगेन इट इज एप्लीकेबल ओवर होल इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके लिए आपको बताया आर्टिकल 370 वाला पॉइंट जो था वो है। उसके बाद है इट क्रिएट जस्ट इन परसोमा मींस राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, यानी राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन मतलब इस एक्ट का मेन काम क्या है कि भैया आपको किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में क्या राइट मिलेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, जस्ट इन परसोमा। ठीक है बेटा। सेकंड चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए समझना बेटा, अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें शामिल हो रही है, एक है हमारे लिए एग्रीमेंट और दूसरी चीज है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो इसको डिफाइन करता है, ये ध्यान रखना, कोई भी एक्ट जो बनता है उसका नॉर्मली सेक्शन 2 जो होता है वो डिफाइन करता है उसमें डेफिनेशंस को। अब ये डेफिनेशंस क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज जो डेफिनेशन में यहाँ पे हमारे लिए आ रही है वो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2H में, यानी सेक्शन 2 है उसका सब सेक्शन H जो है वो डिफाइन कर रहा है किसको। तो वो क्या कहता है बेटा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या है कॉन्ट्रैक्ट। तो सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, बस एग्रीमेंट enforceable by law. Enforceable by law is an contract. What is contract? So according to section 2H, what is contract? So an agreement enforceable by law is a contract. Agreement enforceable by law is a कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें मेन हो गई, एक हमारे लिए हो गया एग्रीमेंट और एक हो गया इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। देखो जैसा डायग्राम में शो हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हैं, एक है हमारे लिए एग्रीमेंट और एक है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब एग्रीमेंट को समझना, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है बेटा। तो एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। सेक्शन 2 उसका सब सेक्शन ई डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। द टर्म एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेटा, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। व्हाट इज एग्रीमेंट, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या बना रहे हैं, कंसिडरेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, एग्रीमेंट है। वापस समझना एग्रीमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या है एग्रीमेंट, तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्रिया क्रिएट कर रहा है, कंसिडरेशन क्रिएट कर रहा है, वो हमारे लिए क्या है बेटा, एग्रीमेंट है।
अब एग्रीमेंट में दो चीजें आ रही है। अभी क्या आया बेटा यहाँ पे समझना, डायग्राम में क्या दे रखा है, एक है कंसिडरेशन और एक आपके लिए दे रखा है प्रॉमिस। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है किसमें, सेक्शन 2E में। तो एग्रीमेंट वापस समझना, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट किसमें डिफाइन किया गया, 2H में। कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है बेटा, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के साथ क्या है बेटा, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये चीज हो गई। अब एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। एग्रीमेंट क्या कह रहा है बेटा, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग क्या, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन क्रिएट कर रहा है वो आपके लिए क्या है बेटा, एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट, अब इसको समझना, मैं क्या कहता हूं, मिस्टर ए है, ठीक है, वो, अब यहां पे समझना कि भैया प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस की जब अपन बात कर रहे हैं तो प्रॉमिस किससे बनता है, तो प्रॉमिस के दो पार्ट हैं, एक हमारे लिए है बेटा ऑफर और एक है एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर किसमें डिफाइन किया गया है, ऑफर आया है अंडर सेक्शन 2A में, अंडर सेक्शन 2A, जबकि एक्सेप्टेंस आया है अंडर सेक्शन 2B। समझना अब इसको, व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या कह रहा था, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। अब अपने को समझना है प्रॉमिस का मतलब क्या है, तो प्रॉमिस किससे बना है, दो चीजें यहां पे है, एक है ऑफर और एक है एक्सेप्टेंस। अगर नॉर्मल टर्म में बात किया जाए कि भैया ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, तो यहां समझना बेटा, एग्रीमेंट किससे मिलके बना है बेटा, ऑफर कोई प्रपोजल कह रहे हैं और उसमें क्या मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है। तो सेक्शन 2 क्या डिफाइन करता है प्रॉमिस को, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, और when proposal accepted it becomes a promise। ठीक है, वापस समझना कि भैया एग्रीमेंट क्या कह रहा है, इट्स ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे बना, ऑफर और एक्सेप्टेंस से। तो सेक्शन 2B क्या कह रहा है कि प्रॉमिस का मतलब क्या है बेटा, when the person to whom, एक पर्सन जिसको किसी काम को करने के लिए प्रपोजल दिया गया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपका घर पेंट कर दूंगा, उसके बदले में 5000 रुपीज चार्ज करूंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने क्या कहा, ऑफर रखा कि भैया मैं आपका घर पेंट कर दूंगा, उसके लिए 5000 रुपए लूंगा, और जब मिस्टर बी इसमें एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है मैं 5000 रुपए आपको पे करूंगा, आप मेरे घर को पेंट कर दो, तो वो आपके लिए क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया, प्रॉमिस, यानी क्या बन गया वो आपके लिए, एग्रीमेंट बन गया। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट कैसे बनेगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज प्रॉमिस, क्या है प्रॉमिस बेटा, व्हेन द पर्सन, यहां पे बी के सामने रखा, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, इसके सामने प्रपोजल रखा था कि भैया मैं आपका घर क्या करना चाह रहा हूं, पेंट, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेक्शन 2H जो है वो डिफाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट कैसे बना बेटा, तो एग्रीमेंट के लिए डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, 2E, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। और अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अगर ऑफर में क्या मिल जाए, एक्सेप्टेंस बन जाए। समझ में आ रहा है बेटा, वापस समझना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट कैसे बना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर मतलब जब कोई पर्सन किसी पर्सन के सामने किसी काम को करने या नहीं करने का क्या कह रहा है बेटा, when a particular person gives क्या, ऑफर कि भैया मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, तो वो आपके लिए क्या है, ऑफर,
और जब दूसरा जना उस चीज को एग्री करता है तो वो क्या बनता है, एक्सेप्टेंस बनता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए अपन ने जो डिस्कस किया यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, 2H डिफाइन कर रहा है इसको, क्या कहता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सारे एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा, वो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट कैसे डिस्कस करेंगे, देखो जब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। अब यहाँ पे समझना बेटा कि जो एग्रीमेंट है वो कुछ डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, सोशल नेचर के भी हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं लीगल नेचर के। जैसे मदर ने अपने घर पे सबको कहा कि भाई आज शाम को खाने में मैं ये रखा बनाऊंगी, सबने एग्री कर लिया, तो वो क्या हो गया, डोमेस्टिक एक एग्रीमेंट है। क्या आप उसके लिए मम्मी को या वो उस फैमिली अपने उसको केस कर सकती है उसके खिलाफ, नहीं कर सकती। क्या आप उसको लीगली बाउंड कर सकते हो कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे समझना बेटा कि सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अब अपन यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्लाइड्स में देखो बेटा, क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब भी कोई ऑफर हुआ उसमें एक्सेप्टेंस मिला तो वो क्या बन गया आपके लिए बेटा, एग्रीमेंट। क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट के लिए क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बनेगा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा पॉइंट है स्कोप। तो एग्रीमेंट का स्कोप क्या है बेटा, वाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों तरह के एग्रीमेंट आ रहे हैं, सोशल भी आ रहा है और लीगल भी आ रहा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, नैरो। क्यों नैरो है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ कौन से नेचर के चीजों को शामिल कर रहे हैं, जो कि क्या है बेटा, लीगल है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन, तो एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। कैसे, मिस्टर एक्स ने कहा कि भैया आज शाम को मैं आपके घर पे खाने के लिए आऊंगा, मिस्टर वाई ने कहा बिल्कुल आओ, तो उसने ऑफर रखा कि मैं आपके घर पे खाने के लिए आऊंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया बिल्कुल आओ, तो उनके बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, शाम को मिस्टर एक्स नहीं जाए खाना खाने तो क्या मिस्टर वी उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो उनके बीच में एक्सेप्टेंस ऑफर था या एग्रीमेंट बना, वो किस नेचर का था, सोशल नेचर का था। समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो लीगल ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि एग्रीमेंट में क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक लीगल ऑब्लिगेशन होगा। ठीक है बेटा, इसीलिए लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भैया सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते बाय लॉ, ऐसे एग्रीमेंट जिनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय लॉ, वो एग्रीमेंट तो है मगर वो क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 4 डिफरेंसेस। पहला मीनिंग, तो क्या है मीनिंग, एग्रीमेंट कैसे बना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। और एग्रीमेंट का स्कोप क्या है, वाइड है, क्योंकि इसमें लीगल और सोशल एग्रीमेंट दोनों आ रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ रहे हैं, लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट आ रहे हैं। लीगल ऑब्लिगेशन, तो एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। नेचर क्या है, तो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स। इज इट क्लियर बेटा, वापस समझो, यहां तक समझ में आया क्या बेटा, क्या चीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, सेक्शन 2H कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्या कह रहा है सेक्शन 2H, क्या है कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है,
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब क्या है, अभी आगे अपन इसको पूरा डिफाइन करेंगे, बट अभी क्या समझना है बेटा, जब कोई पर्सन किसी काम को करने या नहीं करने का सामने वाले को कहता है तो वो क्या है, ऑफर है। और जब सामने वाला उस चीज के लिए एग्री करता है तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिला तो वो क्या बना आपके लिए बेटा, एग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट में अगर क्या मिल गया, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब कि अगर सामने वाला पर्सन मना करे तो आप उसको फोर्स कर सकते हो उस काम के लिए। एग्जाम्पल है, मिस्टर ए एक सिंगर है, उन्होंने XYZ एक म्यूजिक कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आने वाले 2 साल तक मैं सिर्फ आपके लिए शो करूंगा। 6 महीने बाद वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं शो करूंगा, मैं किसी और के साथ करूंगा। तो क्या XYZ म्यूजिक कंपनी उसको फोर्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि यहाँ XYZ कंपनी और मिस्टर ए के बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, उनके बीच में एग्रीमेंट था और उसमें क्या थी, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ थी। वही मान लो मिस्टर ए है, उनका फ्रेंड है मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि भैया आज मैं तेरी पार्टी में आऊंगा शाम को और वहां तेरे लिए गाना गाऊंगा, ठीक है। मिस्टर बी कहता है बिल्कुल आओ गाना गाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर तो दे दिया, एक्सेप्टेंस भी मिल गई, एग्रीमेंट हो गया, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए शाम को गया, उसने गाने से मना कर दिया, तो क्या फोर्स कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन यहाँ पे समझना चाह रहे हैं वो समझना चाहेंगे जो अपन ने बात किया इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वाला। अपन ने बात किया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ किस में आता है, अंडर सेक्शन 10। अब अपन बात करेंगे इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा अपन। एक अपन डिस्कस करेंगे, डिवाइड बात करेंगे अंडर सेक्शन 10, और एक जो है वो सेक्शन 10 में नहीं है मगर जरूरी है। देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपके स्लाइड में दिखेगा, एज पर सेक्शन 10 और नॉट गिवन बाय सेक्शन 10। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, वो चीजें जो कि सेक्शन 10 में नहीं गिवन है बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है मतलब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ के लिए जरूरी है। एग्रीमेंट तो बन गया है मगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ के लिए जरूरी है। पहली चीज क्या जरूरी है बेटा, 2 पार्टीज। 2 पार्टीज यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टीज होना जरूरी है। बिना 2 पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्या बन सकता है? क्या मैं अपने आप से कहूं मैं तुझे 10,000 रुपए उधार दूंगा, तू मेरे लिए काम कर दे? क्या मैं अपने आप के साथ ऐसा कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं करूंगा तो क्या मैं मेरे खिलाफ केस करूंगा क्या कि भैया ये काम नहीं किया इसको सजा दो? पॉसिबल नहीं है। 2 पार्टीज होनी चाहिए। कंपनी, याद है ना सबको, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो 2 जनों के लिए जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल पर्सन ही हो, ऐसे जने भी हो सकते हैं जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसे अपन ने बात किया XYZ एक म्यूजिक कंपनी है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करने के लिए यानी कि इसेंशियल में सबसे पहली चीज क्या आएगी बेटा, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। सेकंड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे, एग्रीमेंट करने के पीछे आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल इंटेंशन मतलब यहाँ पे क्या समझना कि भैया अगर सामने वाली पार्टी जिस काम के लिए हमने एग्री किया है, उसने एग्री किया है, अगर वो मना करती है तो मैं उसको लीगली बाउंड करना चाहूंगा। ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, हमारा इंटेंशन होना चाहिए क्या, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब कि अगर वो जना उस काम को करने से मना करे तो मैं उसको लीगली इन्फोर्स करना चाहूंगा। तीसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब ये क्या चीज है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज? ये अपन जब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें हमारे लिए ये काम आएगा
लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है कि भैया एक एग्रीमेंट बना दिया। अब जैसे अपन एक बात करें, इंश्योरेंस का एग्रीमेंट है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मेरी बाइक का इंश्योरेंस कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे 500 रुपए दे दो, मैं इंश्योर करता हूं कि नुकसान होगा तो भरपाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने दे दिया। अब मेरी बाइक का नुकसान हो गया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो अब मैं कैसे इन्फोर्स करूं? क्या कोई मेरे पास एविडेंस है? नहीं है ना। तो क्या कि भैया उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर जो भी वर्क हो रहा है, एक्शन किया जा रहा है, उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। जैसे मैं कोई भी एसेट्स खरीदता हूं, मैंने किसी से हाउस खरीदा उसका, तो उसके लिए मुझे उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो यहाँ पे क्या समझना बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड होने के लिए तीसरी क्या चीज जरूरी है कि उस पर्टिकुलर के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने क्या की होनी चाहिए? पूरी। कि भैया अगर वो एक्ट इस नेचर का है कि उसके लिए उसका क्या रिटर्न होना जरूरी है, तो जरूरी है कि मैंने उसको क्या किया हो? रिटर्न किया हो। उसके बाद है बेटा फोर्थ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या कि जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रही है वो पर्टिकुलर सर्टेन मीनिंग उसका होना चाहिए। मिस्टर एक्स कहता है कि भैया मैं आपको 10 किलो ऑयल दूंगा, उसके लिए आपको 100 रुपए देने हैं। ठीक है, उसने कह दिया कि 10 किलो ऑयल दूंगा, उसके लिए आपको 100 रुपए देने हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, 100 रुपए दे दिए। उसने क्या किया? मुझे सोयाबीन का ऑयल लाके दे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे मूंगफली का तेल दोगे। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? नहीं होगा। कारण क्या है कि जो भी चीज है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। मैंने कहा ऑयल, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था कि मैं कौन से ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट इज व्हाट? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि भैया जो काम करने के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो पॉसिबल होना चाहिए। जैसे मिस्टर एक्स कहता है कि भैया मैं जादू करके आपकी जमीन में से खोया हुआ या गड़ा हुआ धन निकाल दूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, यानी वो ऑफर नहीं है, तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मिस्टर एक्स कहता है मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या नहीं लाया तो प्रेमिका केस करेगी क्या? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो 5 चीजें ऐसी है जो सेक्शन 10 में नहीं आ रही है मगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। क्या चीजें जरूरी है बेटा? पहली चीज, कम से कम क्या होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, उनका इंटेंशन होना चाहिए, किसका? लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। लीगल रिलेशन मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि अगर आप नहीं पूरा करते हो तो सामने वाला आपको लीगली फोर्स कर सके। तीसरा, लीगल फॉर्मेलिटीज कि अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो रिटर्न होना चाहिए तो होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए तो होना चाहिए, जो उस एक्ट में लिखा उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, वेग नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब अपन बात करते हैं जो सेक्शन 10 में गिवन है वो क्या जरूरी चीजें हैं। तो पहली चीज क्या गिवन है बेटा? यहाँ पे 6 चीजें जरूरी है। पहला आपके लिए क्या जरूरी है? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा आपके लिए क्या जरूरी है? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरी क्या चीज जरूरी है बेटा आपके लिए? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। फोर्थ आपके लिए क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। पांचवी क्या चीज जरूरी है बेटा आपके लिए? लीगल ऑब्जेक्ट। और छठी क्या चीज जरूरी है बेटा आपके लिए? वो समझना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है वो क्या जरूरी है बेटा? एग्रीमेंट जरूरी है। क्या होता है एग्रीमेंट पता है क्या? अभी अपन ने डिस्कस किया था। एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट क्या कहता है? एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या होनी चाहिए सबसे जरूरी चीज बेटा आपके लिए? तो क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? तो आपको पता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के थ्रू क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। दूसरी चीज क्या है? फ्री कंसेंट। ये बहुत ही
अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि मिस्टर एक्स ने कहा कि भैया ये काम आपको करना है, ठीक है। अब उसको मारा पीटा कि भैया तेरे को करना ही करना है, उसने हाँ भर दी, तो क्या ये उसकी जो कंसेंट मिली वो फ्री मिली क्या? बिना उसके मिली क्या? दबाव के, बिना मारपीट के? नहीं मिली ना। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है बेटा? फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट क्या है बेटा? अब यहां पे समझना एक और टर्म फ्री कंसेंट में समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉन्सेंस एडम। कॉन्सेंस एडम क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड। मिस्टर एक्स के पास दो घोड़े हैं। मिस्टर एक्स हैव टू हॉर्सेस, वन इज ब्लैक वन इज व्हाइट। मिस्टर एक्स के पास टू हॉर्सेस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। वो मिस्टर वाई को कहते हैं कि मुझे अपना हॉर्स बेचना है। मिस्टर एक्स तो दिमाग में करते हैं कि उनको कौन सा बेचना है? ब्लैक। मगर मिस्टर वाई सोचता है कि वो कौन सा बेचना चाह रहे हैं? व्हाइट। तो वो कहता है ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो यहां पे उनका कॉन्सेंस एडम ही नहीं हुआ। यानी क्या है कि दोनों को जो ऑफरर है या जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उनको एक ही सेंस में उस चीज को समझना पड़ेगा। तो फ्री कंसेंट के लिए पहले कंसेंट को समझो क्या है। टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट when they agreed upon the same thing in the same sense. This can also be understood as identity of mind in understanding the term. That is consensus eidem. ठीक है, यानी मीटिंग ऑफ माइंड इज ए कॉन्सेंस ऑफ एडम। कॉन्सेंस ऑफ एडम मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड। और एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? फ्री कंसेंट। और कंसेंट को फ्री कब कहा जाएगा? कंसेंट वुड बी कंसीडर्ड एज फ्री कंसेंट if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। आगे पूरा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग सेक्शन गिवन है। अभी आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। जब कंसेंट पूरी तरह से फ्री है, किससे? इन 5 चीजों से। कोएरेजन से, मारपीट, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, दबाव से, फ्रॉड से, मिस्टेक से और मिस इंटरप्रिटेशन से, तो वो क्या कहलाएगी? फ्री कंसेंट। वापस समझना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट जरूरी है। कंसेंट का मतलब क्या है? कंसेंट का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड, कॉन्सेंस एडम, कि भैया जिस टर्म में, जिस चीज के लिए आप कह रहे हो, सामने वाला उसको उसी तरीके से समझेगा, तभी जाकर वो क्या बनेगा? कॉन्सेंस एडम, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और फ्री कंसेंट जरूरी है, यानी कंसेंट किसके द्वारा प्रभावित नहीं होनी चाहिए? 5 चीजें, कोएरेजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो दूसरी चीज क्लियर। तीसरी चीज हमारे लिए आती है बेटा कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज? इसको समझना सीधी सी बात है, 3 चीजें यहाँ पे। एक तो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समझना कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान रखना, कैपेसिटी ऑफ पार्टी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 11, जो क्या कहता है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? 3। पहला हमारे लिए क्या है यहाँ पे? पहली चीज यहाँ पे है कि इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है बेटा? कि वो क्या होना चाहिए? एज ऑफ मेजोरिटी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एज ऑफ मेजोरिटी यानी क्या है? 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। और तीसरी चीज हमारे लिए क्या है? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी के लिए क्या ध्यान रखना है बेटा? सेक्शन 11। 3 जने डिस्क्वालिफाइड है, एक तो माइनर, एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। इज इट क्लियर? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी 2 तरीके से कौन कर सकता है? तो जो मेजर है, 18 साल का ऊपर है। मान लो किसी पर्सन का कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो वहां पे उसका मेजोरिटी एज होगा 21 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी में 3, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब लूनेटिक नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, ड्रंकर्ड, पिया हुआ नहीं होना चाहिए, किसी तरह के नशे में नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो साउंड माइंड का है। साउंड माइंड मतलब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ड्रंकर्ड नहीं होना चाहिए, लूनेटिक, इडियट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी तरह के नशे में नहीं होना चाहिए।
वो ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कोई जना नशे में है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और ये प्रूव हो जाए कि वो नशे में था तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है बेटा? कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है बेटा? समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। जैसे अपन ने डिफाइन किया था किसको? एग्रीमेंट को। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मिस्टर एक्स ने कहा मैं अपना हॉर्स बेचूंगा ब्लैक वाला, मिस्टर वाई को कहा भैया ब्लैक हॉर्स बेचूंगा 1000 रुपए में। मिस्टर वाई ने कहा ठीक है मैं 1000 रुपए में ब्लैक हॉर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मिस्टर एक्स के लिए तो कंसिडरेशन 1000 रुपए हो गया और मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? वो ब्लैक हॉर्स हो गया। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन, कि भैया जब मैं किसी पर्सन को कोई काम करने या नहीं करने के लिए परमिशन दे रहा हूं, तैयार हो रहा हूं, तो उसमें मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे अपन बात करेंगे कि भैया बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं, इट इज रेफर्स टू एज क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन सेंस ऑफ लॉ। क्या है? कोई भी आपका राइट दिया जा सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या बेनिफिट हो सकता है। क्लियर है क्या बेटा? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। फिफ्थ टॉपिक आपके लिए क्या है बेटा? लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट, यानी जो भी कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। मिस्टर एक्स कहता है कि भैया मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है बिल्कुल दूंगा, बट उसके लिए आपको उस पर्सन को पीटना है, मारना है। तो क्या ये काम ऑब्जेक्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल है क्या? नहीं है। या मिस्टर एक्स कहता है कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपके बदले उस जने को पीट दूंगा, यानी आपने उसका काम किया उसके बदले वो पीट रहा है। कंसिडरेशन आपको जो मिल रहा है वो लॉफुल है क्या? नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन यानी जो आपको मिल रहा है वो और जिस काम के लिए आप तैयार हो रहे हो ऑब्जेक्ट, दोनों का लॉफुल या लीगल होना जरूरी है। ठीक है, देखो सेक्शन 23, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या मतलब है? किसी तरह का फ्रॉड है, किसी को इंजरी पहुंचा रहे हो तो वो लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट नहीं है। और लास्ट टॉपिक आपके लिए क्या है बेटा? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब क्या है? ऐसे एग्रीमेंट जिनको पूरी तरह से लॉ ही क्या डिक्लेयर कर देता है? वॉइड कर देता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के इस वीडियो में अभी अपन ने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट कैसे बना? तो अपन ने बात किया एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट कैसे बना? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहीं से शुरू करेंगे कि ऑफर क्या होता है, वैलिड ऑफर कैसे बनता है, सारी चीजें। बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल गया और इन्फोर्सिबिलिटी मिल गया तो क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया? एक तो वो चीजें जो सेक्शन 10 में कवर हो रही है और वो चीजें जो सेक्शन 10 में नहीं है मगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। इज इट क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीबॉडी।